जी बताइएगा, क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? चलें 2-1 मिनट वेट करते हैं जी, ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट है आज। सर अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर नहीं शामिल? जी मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो यूनिट नंबर 16 है उसकी सिर्फ पहले ही जो 4-5 डेफिनेशंस दी हुई है ना आपको, सिर्फ वही शामिल है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने आप लोगों से कल कहा था कि उसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, और अगर जी उसमें कुछ है डिस्कस करने वाला तो वो कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने उसे पढ़ा है तो। और इस यूनिट में से कुछ भी शामिल नहीं है, सिर्फ वही शामिल है। चलें जी स्टार्ट कर रहे हैं काम। मेजोरिटी स्टूडेंट्स आगे हुए हैं। मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट है आपका। और मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट में आपके 2-3 आर्टिकल शामिल हैं इसके चैप्टर नंबर 19 के डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के। फिर कोई 2-3 आर्टिकल आपके शामिल हैं इसके क्या नाम यूनिट नंबर 20 यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के। तो लेके चलते हैं हम लोग। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आ जाता है क्या, क्वांटम थ्योरी।
हम लोग बड़ी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के हवाले से। क्लासिकल थ्योरी जो थी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो हमें बताती थी कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब कोई सा भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर सकता है। इसके समझाने के लिए बड़ी आसान सी टेक्निक मैं अक्सर दिया करता हूँ। यानी अगर आपसे कहा जाए कि ये एनर्जी लेवल्स है, इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एनर्जी लेवल्स हों, मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, इसके पास एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर आप इसे मजीद 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो ये कहाँ पे चला जाएगा? होना तो ये चाहिए 1 पहले या 1.5 मजीद, ये तो ये यहाँ पे आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी लेवल ही नहीं है। इसका मतलब है आप कोई सी भी एनर्जी दोगे, 1.7 दोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, अगर आप इसे 2.2 दोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, इसे 2.5 दोगे तो यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे तो कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है, लेकिन देखो 1 और 2 के दरमियान गैप है, इसके दरमियान कोई एनर्जी लेवल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो 1 में रह सकता है, 2 में रह सकता है, 3 में रह सकता है, 4 में। अब यहाँ पे अगर आप 1.5 दोगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये लेगा ही नहीं इसे, और अगर लेगा तो 1 लेगा, और 1 लेके ये यहाँ पे चला जाएगा। हाँ, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो फिर इसने कोई सी भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेनी थी, कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। दैट इज द डिस्क्रीट। और प्लांक्स ने यही कहा था, क्या कहा था उसने? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएट, एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड बाय बॉडी इन discrete energy packets called quanta। कहते जी एनर्जी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी या रेडिएट होगी, किस फॉर्म में? डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। और इन डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटा का नाम देते हैं। ये किसने कहा था? अब रोला ये था, जो क्लासिकल थ्योरी थी ना, उसके मुताबिक साइंटिस्ट का जो ख्याल था कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एक्सप्लेन ही नहीं हो पाते। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक बनाई हुई थी, और साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि भाई ये वेव थ्योरी हरफे आखिर है। उस वेव थ्योरी पे रह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स को चेक किया गया, एक खास पॉइंट पे पहुंच के वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं होता था, कह देते थे अच्छा भाई ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक खास पॉइंट तक पहुंच के वो भी ना हुआ, कह दिया ये भी नहीं हो सकता। इस चीज पे जहन ने काम ना किया कि भाई हमने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, मुमकिन है हमारा स्टैंडर्ड ही ठीक ना हो। तो प्लांक्स ने कहा कि आप सारे एक्सपेरिमेंट्स को गलत किए जा रहे हो, कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, क्योंकि थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो मुमकिन है कि आपकी थ्योरी में ही मॉडिफिकेशन की जरूरत हो। तो जब प्लांक्स ने थ्योरी को मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करने से क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंट फंसे हुए थे, जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, वो भी एक्सप्लेन हो गए बड़े अच्छे अंदाज में। और क्या कहा उसने? उसने फिर मॉडिफाई किया। पुरानी टेक्निक क्या थी, पुरानी अजम्पशन क्या थी कि जी जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस है, यानी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन प्लांक से कहा कि नहीं, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है। और फिर उसने क्या कहा? द एनर्जी, और उसने क्या कहा कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्वांटा डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी।
यानी E इज प्रोपोर्शनल टू F। यानी उसने क्या कहा कि क्वांटा की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक खास रेशो पाई जाती है, कांस्टेंट रेशो पाई जाती है। इसे नाम दिया गया किसका? प्लांक्स कांस्टेंट का। और इसकी वैल्यू आई दैट इज 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यानी क्या बन गया? E इक्वल्स टू HF। अब नंबर 3 पे उसने क्या कहा? क्योंकि एक फोटोन, एक क्वांटा के पास इतनी एनर्जी है, अब बॉडी क्या कर सकता है? एक क्वांटा एब्जॉर्ब कर सकता है, 2 एब्जॉर्ब कर सकता है, 3 एब्जॉर्ब कर सकता है, 10 कर सकता है। यानी द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और as HF, 2HF, 3HF, 4HF एंड सो ऑन। यानी क्वांटाइजेशन है, अलग अलग है। HF का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। HF होगा तो एक क्वांटा, 2HF होगा तो 2 क्वांटा, 3HF होंगे तो 3 क्वांटा। 2.5 क्वांटा एब्जॉर्ब नहीं होंगे या 2.5 क्वांटा रेडिएट नहीं होंगे। एक पूरा बॉडी है, एक पूरा पैकेट है, वही एब्जॉर्ब या रेडिएट होगा। दैट इज क्वांटाइजेशन। अब प्लांक्स ने ये कह दिया, इसने कहा जी कि, और यही चीज थी, उसने कहा कि जो एटम है ना, मैटर में जो एटम है वो छोटे छोटे टाइनी ऑसिलेटर्स हैं जो एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पे उसने कहा कि मैटर ग्रेनुलर नेचर में होता है, दानेदार में है। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को मजीद तकवीयत दे दी किसने? आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने उसे नाम दिया किसका? फोटॉन का। और आइंस्टाइन ने ये कहा कि भाई जिस तरह मैटर है ना, मैटर, और मैटर एटम्स के मिलने से बना है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? मैटर का, जिसे फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज एटम। बिल्कुल उसने इसी तरह कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती, एनर्जी होती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज फोटॉन, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, smallest unit of electromagnetic radiation is called photon। क्या नाम दिया उसे? फोटॉन का। और प्लांक्स ने तो कहा कि ये सिर्फ एनर्जी है, जबकि आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये मोमेंटम कैरियर भी होता है। जब भी किसी सरफेस पे जाके हिट करेगा तो ना सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है, बल्कि उस सरफेस को मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहा होता है। प्लांक्स के मुताबिक E इक्वल्स टू HF, और आइंस्टाइन के मुताबिक E इक्वल्स टू mc²। तो क्या आ गया? mc² इक्वल्स टू HF, mc² इक्वल्स टू hc/λ। C से कैंसल, तो mc इक्वल्स टू h/λ एंड mc इक्वल्स टू p इक्वल्स टू h/λ। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जब भी फोटोन किसी सरफेस पे जाके हिट करता है तो ना सिर्फ वो क्या कर रहा होता है, उस सरफेस को एनर्जी ट्रांसफर करता है, बल्कि उस सरफेस को मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहा होता है। समझ आई बात की? यानी मोमेंटम तो हमेशा होता है मटेरियल पार्टिकल का। इसका मतलब है आइंस्टाइन ने ये कह दिया कि भाई ये जो फोटॉन है ये पार्टिकल है, यानी लाइट को पार्टिकल कंसीडर कर लिया। अब जब हम लोग बात करते हैं, बड़ा अहम पॉइंट नोट लिखोगे, फोटॉन, आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ फोटॉन, इसका फार्मूला होता है 1/√ε0μ0, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं कहता हूं जी एक फोटॉन रेस्ट में है,
ये बात मैंने ठीक कही? नो भाई सर। जब आप फोटोन की बात कर रहे हो तो फिर तो रेस्ट में हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट तो ये आ गया। नंबर 2 पॉइंट, रेस्ट mass of photon is 0। रेस्ट मैस होते ही, रेस्ट में ये एग्जिस्ट ही नहीं किया करता। नंबर 3, फोटोन हैज रिलेटिव mass, और वो कितना होगा? दिस वन, mc² इक्वल्स टू hf एंड m इक्वल्स टू hf/c²। यानी फोटोन एग्जिस्ट करेगा किस में? मोशन में। और जब वो स्पीड ऑफ लाइट होगी ही, स्पीड ऑफ लाइट उसकी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेस्ट में ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया। ये तीनों एक एक MCQ है कि रेस्ट मैस नहीं होता, इसका हमेशा रिलेटिव मैस हुआ करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी की बेस पे, एनर्जी की बेस पे ही फोटोन की कैटेगराइजेशन की गई। इसका जरा ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग। सर इसको फोटोन हम सिर्फ विजिबल लाइट के केस में कहेंगे? जी नहीं, फोटोन कभी, मैंने देखो वर्ड यूज किया बार बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। अभी मैं, आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके मुताबिक आपको बताता हूँ फिर। और सर जब मैस जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, वेव्स में ट्रांसफर हो सकता है, तो सर फिर वेव्स भी तो मैस में कन्वर्ट हो सकते हैं ना, उसका भी तो रेस्ट मैस आपके होगा फिर। आपकी बुक में ना एक पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जब डी ब्रॉय वेवलेंथ पे जाते हो ना आप लोग, तो उस पे लिखा हुआ है कि एनर्जी इज द, लाइट इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स में टोटल चीजें ही दो हैं। कौन कौन सी? मैस और एनर्जी। और ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। आपके घर में, आपके इर्द गिर्द में, कायनात में कोई भी चीज जो बनी हुई है, आपने बनाई है या कुदरत ने बनाई हुई है, वो दो चीजों के मिलने से ही बनी हुई है। एक मैटर यानी मैस, और दूसरा एनर्जी। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। और ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। आइंस्टाइन की बहुत बड़ी इक्वेशन भी तो यही है ना, E इक्वल्स टू mc²। मैस को एनर्जी में, एनर्जी को मैस में चेंज किया जा सकता है। जी ले तो लिया सर स्क्रीनशॉट इसका? ये जो आपने पॉइंट लिखा है कि इसका रेस्ट मैस 0 होता है फोटोन का, हाँ तो हाँ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम मैस में कन्वर्ट करेंगे तब हाँ तो हाँ। उसका रेस्ट मैस होगा। आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है पेयर प्रोडक्शन का? जी सर। कि नहीं पढ़ा होगा आप? मैंने यहाँ पे फोटोन को डिस्कस किया है। वो अलग चीज है कि वो जब मैटर में चेंज हो जाएगा तो फिर वो फोटोन तो नहीं रहेगा ना, फिर तो आप उसे मैटर डील करोगे। लेकिन फोटोन असल में है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्टिकल। तो जब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप तो कहते जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होती ही वो है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। और अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो है भी नहीं, खत्म हो गया। यानी आप कहो जी कि ये फोटोन पड़ा हुआ है, ये जाके मैटर इस पे टकराया, रेस्ट में आ गया। जब रेस्ट में आ जाएगा तो फिर वो फोटोन तो नहीं रहेगा। इसका मतलब है उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, खुद खत्म हो गया, फिनिश हो जाएगा। चले एक डायग्राम देखिएगा छोटी सी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये फोटोन की एनर्जी पे होती हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड, देखिएगा गौर से कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ये होता है हमारे पास विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में अगर मैं एनर्जी के लिहाज से बात करूं ना, तो एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही होती है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी नीचे से ऊपर बढ़ रही होगी, जबकि वेवलेंथ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कम हो रही होगी। अब जरा गौर से देखिएगा, ये विजिबल यहाँ पे होता है वॉयलेट, यहाँ पे होता है रेड। वॉयलेट से ऊपर होता है अल्ट्रा वॉयलेट, यानी वॉयलेट से भी ज्यादा जिसकी एनर्जी हो। इससे नीचे होता है इंफ्रारेड, यानी जिसकी रेड से भी कम हो। इससे ऊपर चलो तो आ जाता है एक्स रेज। इससे नीचे चलो तो यहाँ पे आ जाता है माइक्रोवेव्स। इससे ऊपर चलो तो गैमा रेज आ जाती हैं।
और इससे नीचे चलो तो रेडियो वेव्स आ जाती है। अब देखो आपके काम का सिर्फ यही है, अभी सिर्फ आप, अगर मैं इस पैटर्न की भी बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 में से सिर्फ एक आपको देखने के काबिल बनाता है, जो इस रीजन में होगा वही नजर आएगा, बाकी 6 आपको पता ही नहीं है, इनविजिबल, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे है या नहीं है। तो अब खुद अंदाजा लगा लो कि कुदरत के कितने बेहतरीन कमालात हैं कि आपकी सारी दुनिया जो है वो सिर्फ अभी इसमें है, अभी इनका पता ही नहीं है आपको कि क्या ये भी विजिबल हो सकती है, ये देखने के काबिल हो सकती है, लेकिन ये आपके इस्तेमाल में बड़े आते हैं। अब कुछ फोटॉन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ लाइट रेज, अब देखो ना आप घर में बैठे हुए अगर कमरे में, मैं कहता हूँ जी आप सुबह से बैठे हुए हो कमरे में, तो इसका मतलब है सुबह से लाइट ऑन की है, आपके ऊपर फोटोन आके हिट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, करोड़ों अरबों की तादाद में फोटोन मिलकर भी इतनी एनर्जी नहीं दे रहे, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी भी हैं कि जिसके चंद फोटोन हो और वो इतनी ज्यादा एनर्जी दे देती है कि सुयर किस्म का डैमेज करते हैं, लाइक एक्सरेज, गैमा रेस और अल्ट्रा वायलेट रेस। अब देखो आप लोग बाउंड्री से पे मौजूद हो, इससे नीचे वाली तो आपको नुकसान नहीं दे रही, लेकिन इससे ऊपर वाली नुकसान देंगी, आप बाउंड्री पे मौजूद हो। और मजे की चीज, हमारे इर्द गिर्द हर वक्त सिग्नल मौजूद हैं, वो रेडियो वेव की फॉर्म में हो सकते हैं, वो माइक्रोवेव्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंटरनेट के सिग्नल हो सकते हैं, वो सारे हो सकते हैं, और वो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे होती है। और जब सारी की सारी यहाँ पे होती है इसमें, इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो हार्मफुल नहीं है, यही तो वजह है कि हम जहां मर्जी फिर रहे हो। हाँ, अगर ये सारी की सारी कम्युनिकेशन एक्सरेज में होती, आप हर वक्त एक्सरेज के ज़ेरे असर होता, तो शायद इस रोए जमीन पे कोई जानदार भी मौजूद ना होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा होगी, यानी ये देखिएगा E इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा और P इक्वल्स टू एच ओवर लेमडा, जिसके पास, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसका मोमेंटम भी कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसके पास मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे, ना सिर्फ एनर्जी बढ़ती जाएगी बल्कि मोमेंटम भी नीचे से ऊपर की तरफ, उन मटेरियल पार्टिकल्स का, उन वेव्स का, उन रेडिएशन के का मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ गई बात की? सर इक्वली इंक्रीज होंगे, मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम होगा, फ्रीक्वेंसी। क्या? सर ये सारे पैरामीटर्स जो वेवलेंथ के डिक्रीज जी होने बिल्कुल। से। ऐसा ही है, यानी अगर आप क्या करती हो, वेवलेंथ आधी कर देते हो तो एनर्जी डबल हो जाएगी, वेवलेंथ आधी कर दोगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अहम, दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है रेडिएशंस का, एक ही टॉपिक है आपका इसमें शामिल, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब है क्या, उसी को डिस्कस करना है हम लोगों ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या जी? डायग्राम बना लेते हैं। जी,
ये कोई मेटल सरफेस है, कैथोड लगाया हुआ है हम लोगों ने। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बताता है जी, कि जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। emission of electrons from metal surface when light of suitable frequency falls on that surface। कहते हैं जब किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड से, आना शुरू होंगे एनोड की तरफ, साथ ही एमीटर रीडिंग शो कर देगा। एमीटर की रीडिंग शो करने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं the emitted electrons are called photoelectrons। ठीक है, करंट को क्या बोलते हैं? द करंट ड्यू टू photoelectrons is called photoelectric current। क्या बोलते हैं इसे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ गई बात की? अच्छा याद रखिएगा, यहां से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस की टॉप से निकलेंगे, सबसे ऊपर वाली लेयर से, कुछ अंदर वाली लेयर में से आएंगे। जो जितना दूर से जंप करके आएगा ना, निकल के आएगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। और याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पॉइंट बड़ा सिंपल सा, दैट इज सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा। ठीक है, अब होता क्या है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई इसमें से निकलने वाली, और देखने में ये चीज आई कि जब तक लाइट पड़ती रहती थी करंट फ्लो होता रहता था। जैसे ही आपने लाइट को ऑफ किया, कट ऑफ किया, साथ ही क्या हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी खत्म हो गया, एमीटर की रीडिंग जीरो होगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी सेम नहीं होती, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू to measure the
जी देखिएगा, बात हो रही थी हम मालूम करना चाहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा। उस मकसद के लिए हमने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया। जैसे ही लाइट इस पे फॉल करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर लेगा, पॉजिटिव अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से एनोड तक पहुंच सकेंगे जिनकी एनर्जी इस पॉजिटिव की अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होगी। अब इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब 100 नहीं जा रहे होंगे, कम जा रहे होंगे, और जब कम जा रहे होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, पहले से कम। आप क्या करते गए, इस रिवर्स वोल्टेज को एनहांस करते गए, बढ़ाते गए। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ये पॉजिटिव स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव स्ट्रांग होता जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुसलसल कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपने पॉजिटिव को इतना स्ट्रांग कर दिया, इतना पावरफुल कर दिया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था वो भी यहां तक नहीं पहुंच सका। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है उस वक्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उस बैटरी की सप्लाई करदा एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। और उस वक्त जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ये वो पोटेंशियल होगा, वो रिवर्स पोटेंशियल होगा जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है। नंबर वन, नेचर ऑफ मटेरियल, कैथोड मटेरियल, एंड नंबर टू, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। याद रखिएगा, जितनी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, उस इलेक्ट्रॉन को रोकना भी उतना मुश्किल होगा, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा। और जितनी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, उसे रोकना भी उतना आसान होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो जी। सर ये जो बैटरी अप्लाई किया है, ये वाला यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दें, वीडियो पॉज हो गई थी। जी क्या पूछ रहे हो आप लोग, बोलो जरा। ये बैटरी वाला क्या क्वेश्चन किया था आपने? सर ये जब बैटरी अप्लाई किया हमने, यहाँ से रिपीट कर दें, वीडियो पॉज हो गई थी। ये वाला देखो, अब हम लोग जी कैलकुलेट सर। करना चाह रहे थे, हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन निकलती है ना, वो डिफरेंट एनर्जी की होती है। हम ये देखना चाहते थे कि मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। उस मकसद के लिए मैंने बैटरी को रिवर्स किया। जब बैटरी को रिवर्स किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब चूंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी की है, जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगी, जो जिन इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव डोमिनेट कर जाएगा, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव खींच लेगा। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक जा सकेंगे जिनके पास एनर्जी इस बैटरी की अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होगी।
अब आप क्या करते जाओगे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, रिवर्स वोल्टेज के बढ़ने से क्या होता जाएगा, पॉजिटिव स्ट्रांग होता जाएगा। इसका मतलब है मजीद जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने इस रिवर्स वोल्टेज को इतना पावरफुल कर दिया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक गया। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। उस वक्त जो बैटरी की पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो रिवर्स पोटेंशियल कि जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक कैथोड मटेरियल की नेचर पे और नंबर 2 एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे। याद रखिएगा, अगर आपने, इधर आप चंद एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनने हैं, अगर आपने कैथोड मटेरियल ऐसा लगाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो इसका मतलब है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कम होगी। जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। और अगर आपने कैथोड मटेरियल ऐसा लगाया है कि जिसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर मैंने पहले लो एनर्जी की रेडिएशन डाली, ये कैथोड वाला पॉइंट फीड कर, ये कैथोड वाला फर्ज करो मेरे पास कैथोड था, मैंने एक लगाया, ये मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए 3 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर 10 जूल की लाइट फॉल की, इसका मतलब है 3 जूल तो कंज्यूम कर गया, बाकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 7 जूल। फिर मैंने इसे रिप्लेस किया, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 7। मैंने इसे रिप्लेस कर दिया कैसे, मटेरियल के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए थी। मैंने फोटोन 10 जूल का ही निकाला, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 9 जूल। अब मुझे बताओ किसके इलेक्ट्रॉन को रोकना आसान होगा, 7 जूल वाले या 9 जूल वाले को? 7 जूल 7 जूल वाले को। लेकिन उसमें देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड था, यानी जिसमें टाइटली बाउंड उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, जिसमें लूजली बाउंड उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, जिसमें टाइटली बाउंड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसमें लूजली बाउंड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इज इट क्लियर? सर हम कह सकते हैं कि मेटल्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यहाँ पे यूज ही मेटल करते हो, मेटल भी तो डिफरेंट नेचर की होती है ना हमारे पास। आप कैथोड कभी भी इंसुलेटर यूज नहीं करते, हमेशा कंडक्टर मेटल ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी? जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? और स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेना। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अब देखो ना, एक गाड़ी की जितनी स्पीड ज्यादा होगी उसे रोकने के लिए फोर्स भी तो उतनी ज्यादा चाहिए आपको। जितनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग करोगे तब रुकेगा, और जितनी कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा उतना ये पॉजिटिव थोड़ा रखोगे तो ये रुक जाएगा। यानी ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, जितना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसे रोकने के लिए पोटेंशियल भी उतना ज्यादा चाहिए होगा, और जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसे रोकने के लिए पोटेंशियल उतना कम चाहिए होगा। सर मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन